नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 21 मार्च 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय की हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संभावित अभ्यास प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। आज का हमारा पहला विषय है हिजाब और स्वतंत्रता। हिजाब के संदर्भ में कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जो निर्णय आया है उसी के प्रकाश में प्रमुख रूप से आलेख में हिजाब और स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। दूसरा हमारा आलेख दक्षिण एशिया में वस्त्र उद्योग के संबंध में है और किस तरह से यहाँ पर विकास की स्थितियां बढ़ी हैं और भविष्य में दक्षिण एशिया में वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास और हो सकते हैं। आज का हमारा तीसरा विषय है अच्छाई के नाम पर नुकसान। इस आलेख में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अलग अलग पक्षों की चर्चा की गई है और इसके केवल लाभदायक परिणाम है ऐसा नहीं है, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, यह प्रमुख रूप से बताया गया है। आज के अंतिम आलेख में हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो भागीदारी बढ़ रही है उसको एक नाटो जैसी समानता दी जा सकती है क्या, इस आधार पर प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा की गई है। अंत में आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा संबंधी अभ्यास प्रश्नों की उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले विषय को हम देखते हैं, गेट दीस रिंकल्स आउट ऑफ द साउथ एशियन टेक्सटाइल स्टोरी। दक्षिण एशिया में वस्त्र उद्योग को लेकर जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से हटाया जाए और कैसे दक्षिण एशिया में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संभावनाएं प्रबल हैं। यह आलेख पृष्ठ संख्या 6 पर और सामान्य अध्ययन के प्रथम और तृतीय प्रश्न पत्र से संबंधित। वर्तमान में विश्व के कपड़े निर्यात का 60% भाग विकासशील देशों से आता है और अगर हम एशिया की बात करें तो विश्व का यह प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और विश्व के कपड़े निर्यात का लगभग 32% भाग एशिया क्षेत्र से ही उत्पादित होता है। तो वर्तमान में एशिया का जो महत्व है वो वस्त्र उद्योग में काफी अधिक है और तुलनात्मक रूप में दक्षिण एशिया का काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान प्रमुख स्थान रखते हैं। एशिया का क्षेत्र विश्व में आपूर्तिकर्ता के रूप में तेजी से आगे बढ़ा है। इसका बड़ा कारण ये है कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो 3 अलग अलग चरणों में एक तरह से आगे बढ़ी है। उत्पादन की पहली लहर में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान के क्षेत्र में उत्पादन तेजी से आगे बढ़ा। बाद में इन देशों ने अपने यहाँ लागत में कटौती करने और अन्य देशों में जहाँ पर लागत कम थी वहाँ पर बड़े पैमाने पर निवेश करना प्रारंभ किया और इसी का नतीजा था कि 1985 से 90 के बीच में फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया यहाँ पर बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग बढ़ा और निर्यात के लिए एक तरह से वैश्विक बाजार में यहाँ से स्थितियां मजबूत हुई। एशिया के क्षेत्र में कपड़ा उत्पादन बढ़ने के लिए अगर हम तीसरी लहर की बात करें या तीसरे चरण की बात करें, यहाँ पर प्रमुख रूप से फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों ने अपने यहाँ जो निर्यात करने के लिए उत्पादन किया जा रहा था उसके सस्ते विकल्प के रूप में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस, नेपाल और वियतनाम जैसे देशों में उत्पादन को आगे बढ़ाया और प्रमुख रूप से यहाँ पर निवेश भी किया गया। तो ये 3 प्रमुख चरण थे जिसमें एशिया के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर तीसरी लहर के माध्यम से जब वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाया गया प्रमुख रूप से एशिया के क्षेत्र में, वहां पर दक्षिण एशिया का काफी महत्व था, क्योंकि अभी हमने उदाहरण में देखा कि प्रमुख रूप से यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल इनकी स्थिति मजबूत हुई। 1980 के दशक में अगर हम देखें तो श्रीलंका में गृहयुद्ध जैसी स्थितियां बढ़ी और इस कारण से श्रीलंका का जो एक तरह से वस्त्र उद्योग का बड़ा उत्पादन का भाग था वो प्रभावित हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि बांग्लादेश में वस्त्र उद्योग के उत्पादन की जो स्थितियां हैं वो बढ़ी और बड़ा एक तरह से जो निर्यात का भाग है जो श्रीलंका करता था वो बांग्लादेश के द्वारा किया जाने लगा। 1990 के दशक में बांग्लादेश के द्वारा जो भी कच्चा माल उपयोग हो रहा था या जो भी मशीनें एक तरह से खरीदी जा रही थी वस्त्र उद्योग के लिए, उन पर शुल्क शून्य कर दिया और साथ साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहायक नीति बनाई गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश में जो बने हुए वस्त्र थे वो सस्ते हुए और इस कारण से वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनकर तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। विश्व में वस्त्र के निर्यात में बांग्लादेश ने भारत को इसीलिए पीछे छोड़ा क्योंकि जो भी लागत एक तरह से श्रम की थी वह बांग्लादेश में भारत की तुलना में 20% कम थी, यानी भारतीय वस्त्र बांग्लादेश की तुलना में 20% अधिक महंगे थे और इसी आधार पर बांग्लादेश ने बड़ा बाजार भारत की तुलना में वैश्विक स्तर पर प्राप्त किया। बांग्लादेश में जो उत्पादन हो रहा था उसकी लागत तो कम थी ही, इसी के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ बांग्लादेश ने मुक्त व्यापार समझौते भी हस्ताक्षर किए। इस आधार पर वैश्विक निर्यातक के स्तर पर बांग्लादेश
तीसरे स्थान पर पहुंच गया अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करें। भारत और पाकिस्तान के द्वारा प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग में तेजी से काम किया गया, लेकिन अगर हम रेडीमेड कपड़ों की, सिले सिलाए वस्त्रों की बात करें तो यहाँ पर भारत में अगर हम देखें तो हमारे जो आर्थिक सुधार थे 1991, उसके बाद की स्थितियों में तेजी से एक तरह से प्रगति हुई। वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का जो बाजार है वो लगभग 840 अरब डॉलर का है और भारत की इसमें भागीदारी 4% की है और वह 5वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 21-22 का जो वित्तीय वर्ष है वहां पर कपड़े के निर्यात में उन्होंने 24% से ज्यादा की वृद्धि देखी है और लगभग 10.933 अरब डॉलर की एक तरह से निर्यात के माध्यम से उन्होंने धन प्राप्ति की है। दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों में अगर हम भारत की बात करें, जहां पर वस्त्र उद्योग तेजी से आगे बढ़ा है, यहाँ पर कपास के आधार पर जो भी उत्पादन होता है और साथ साथ जो तकनीकी वस्त्र उद्योग है, जो उन तकनीकी वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, जैसे गोताखोरी के लिए जो अलग प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है, या अगर हम वस्त्रों की एक ऐसी श्रेणी की बात करें जो बुलेट प्रूफ हो, तो इस तरह के जो वस्त्र हैं वो तकनीकी वस्त्र कहलाते हैं और यहाँ पर एक तरह से भारत ने तेजी से काम किया है और इसका बड़ा कारण प्रमुख रूप से टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम TUFS को माना जाता है। तो TUFS तकनीकी उन्नयन निधि योजना, इसने बड़े पैमाने पर एक तरह से भारत में वस्त्र उद्योग में जो तकनीकी का एक तरह से विकास है उसको आगे बढ़ाया। लेकिन भारत में अभी भी अगर हम देखें तो जो मानव निर्मित रेशे हैं, जैसे अगर हम बात करें नायलॉन, पॉलिस्टर, इनके क्षेत्र में अभी भी काम करना बाकी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है वो प्रमुख रूप से मौसमी रूप में है, यानी कच्चे माल की प्राकृतिक रूप में जो आपूर्ति कपास के माध्यम से होती है या रेशम के माध्यम से होती है या जूट के माध्यम से होती है, उसी के आधार पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से निर्भर है। वस्त्र उद्योग के जो कारखाने हैं वो मौसम के आधार पर प्रमुख रूप से काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए भारत में शीतकालीन स्थिति है तो उसके अनुसार जो वस्त्रों की आवश्यकता है, या अगर ग्रीष्मकालीन स्थिति है तो आवश्यकताएं कैसी हैं, तो मौसम के अनुसार एक तरह से उत्पादन की स्थितियां निर्धारित हैं, तो उनमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ प्राकृतिक रूप में जो कपास और रेशम की प्राप्ति होती है उसके अनुसार भी एक तरह से जो वस्त्र उद्योग है वो उत्पादन की गतिविधियां करते हैं। पाकिस्तान की अगर हम स्थिति की बात करें तो कपास के आधार पर उनका वस्त्र उद्योग काफी हद तक उस पर आधारित है, लेकिन कौशल को बढ़ाना या नई तरह की नीतियों के माध्यम से नए परिवर्तन वस्त्र उद्योग में लाना, वह काम एक तरह से पाकिस्तान में नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश की स्थिति अगर हम देखें तो प्रौद्योगिकी को उन्होंने तेजी से अपनाया है, तो इस स्थिति में वो अन्य देशों की तुलना में थोड़े आगे दिखते हैं। इसी के साथ साथ बांग्लादेश के द्वारा कम मूल्य और मध्यम बाजार का जो खंड है, जहां पर एक तरह से कम मूल्य के वस्त्रों की आवश्यकता ज्यादा रहती है, उनमें बांग्लादेश के द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त की गई है। कपड़ों के उत्पादन में जो मूल्य श्रृंखला है, जो वैल्यू एडिशन है, उसमें श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा प्रगति की गई है। प्रमुख कारण यह है कि प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पाद विकास और व्यापार में जो प्रगति है वह प्रमुख रूप से श्रीलंका में हुई है। अगर हम वर्तमान में जारी चौथी औद्योगिक क्रांति की बात करें, जहां पर प्रमुख रूप से साइबर स्थितियों को औद्योगिक स्थितियों में बढ़ाया गया है, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इनका प्रभाव धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ रहा है। यही प्रमुख रूप से चौथी औद्योगिक क्रांति की एक स्थिति है। तो चौथी औद्योगिक क्रांति में अगर हम देखें तो उत्पादन जो मशीनरी है उसकी तुलना में पूरा जो उत्पादन का जीवन चक्र है किसी भी उद्योग में, वहां पर प्रौद्योगिकी को तेजी से बढ़ाया जा रहा है या उसका एकीकरण किया जा रहा है। उत्पादन चक्र में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, इस तरह के अलग अलग जो नई तकनीक है उनका उपयोग किया जा रहा है। और जो भी एक तरह से डिजिटल जानकारी है, जो ऑटोमेशन है, यानी स्वचालित रूप में काम करने की जो प्रक्रियाएं हैं, उनको तेजी से अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग में बढ़ाया जा रहा है। रोबोटिक ऑटोमेशन यानी रोबोट के आधार पर स्वचालित प्रक्रियाओं को वस्त्र उद्योग में बढ़ाया जा रहा है। इससे वस्त्रों की कटिंग और उनमें जो रंग की सटीकता है, जो उपयोग किए जाते हैं रंग, उसको लेकर स्थितियां बढ़ी हैं, जिससे वस्त्र उद्योग की जो उत्पादन दक्षता है उसमें तेजी से वृद्धि हुई है। मानव और बाजार की जो आवश्यकताएं हैं वो बदलेंगी और उनके अनुसार वस्त्र उद्योग का जो पूरा तंत्र है उसमें अनुकूलन एक तरह से लाना पड़ेगा, यानी उस नई आवश्यकताओं के अनुसार वस्त्र उद्योग में परिवर्तन आवश्यक है। और इसीलिए बड़े पैमाने पर वस्त्र उद्योग में पुनर्गठन की स्थितियां भी बन रही हैं। और जैसे जैसे बदलाव की स्थितियां बनती हैं, हम सभी जानते हैं, वो हमारे लिए अवसर भी लाता है और साथ साथ चुनौतियां।
एशियाई विकास बैंक की तरफ से एक आकलन लगाया गया है कि वैश्विक स्तर पर अगर नई तकनीकों का प्रचार वस्त्र उद्योग में तेजी से होता है तो नौकरियों के छूटने और एक तरह से कार्य करने की जो स्थितियां हैं उनमें व्यवधान पड़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग कौशल प्राप्त नहीं है नई तकनीक में उनको रोजगार से हटना पड़ेगा। इसी के साथ साथ असमानता की स्थिति, यानी रोजगार कहीं पर ज्यादा आमदनी दे रहा है, कहीं पर रोजगार बहुत कम आए, वो एक समस्या है। राजनीतिक अस्थिरता, इसी के साथ साथ विश्व के जो बड़े एक तरह से उत्पादक हैं उनके द्वारा बाजार की शक्ति का केंद्रीकरण करना, और प्रमुख रूप से साइबर हमलों की जो स्थितियां हैं वो बढ़ सकती हैं। इनके कारण प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग में चुनौतियां एक तरह से आएंगी, उनका हल करके वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत में अगर हम देखें तो जो भी वस्त्र उद्योग के उत्पादन केंद्र हैं वो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनियां अपने व्यवसाय और साथ साथ अपनी जो उत्पादन क्षमता है उनका विस्तार करना चाह रही हैं। लेकिन अगर आप नई तकनीक को अपनाते हैं, ऑटोमेशन को करते हैं, स्वचालित तंत्र को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रमुख रूप से रोजगार सृजन की जो स्थिति है उसमें एक चुनौती आएगी। और वर्तमान में लगभग 7% की बेरोजगारी दर के साथ भारत बहुत ज्यादा रोजगार की हानि नहीं स्वीकार कर सकता है। कौशल और तकनीकी निवेश को अगर हम एकीकृत करेंगे तो जो नौकरियां वर्तमान में आवश्यक नहीं हैं वो चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे समाप्त होंगी और नई प्रकार की जो नौकरियां हैं उनका एक तरह से सृजन होगा। तकनीकी विकास के कारण रोजगार में जिस तरह से परिवर्तन होगा, हमें कोशिश ये करनी है कि जीवन निर्वाह जो मजदूरी है वो स्थितियां जो भी एक तरह से श्रमिक हैं उनको मिलती रहें। इसी के साथ साथ शिक्षा तक सभी की पहुंच आसानी से सुनिश्चित की जाए। वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से मौसमी फैशन, यानी विशेष मौसम में कुछ वस्त्रों की आवश्यकता से फास्ट फैशन की ओर बढ़ेगा, यानी कोई भी वस्त्र किसी भी मौसम में हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। और अंतिम रूप में सटीक फैशन की तरफ एक तरह से वस्त्र उद्योग बदलेगा। सटीक फैशन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, इस तरह की जो नई तकनीक है उनका तेजी से प्रभाव बढ़ेगा और इसके कारण जो भी एक तरह से लीड टाइम होता है उसमें कमी आ जाएगी। जब हम लीड टाइम की बात करते हैं उद्योग में, तो उत्पादन के प्रारंभ होने और अंत में उत्पादित वस्तु के बाजार में आने, इसके बीच का जो समय अंतर होता है वो लीड टाइम कहलाता है। यानी अगर हम तकनीक का उपयोग बढ़ाएंगे तो उत्पादन प्रारंभ होने और उत्पाद के बनकर बाजार में आने, ये जो समय है बीच का अंतर वो घटेगा। वस्त्र उद्योग में डिजाइन, प्रोटोटाइप और उत्पादन जैसे जो क्षेत्र हैं वहां पर डिजिटलीकरण और स्वचालन यानी ऑटोमेटिक स्थितियों को बढ़ाना पड़ेगा और इसी स्थिति के अनुसार हम उत्पादन की जो गुणवत्ता है और समय पर उत्पादन को एक तरह से उपलब्ध कराने की जो स्थितियां हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे तकनीकी विकास बढ़ रहा है, परिवहन के क्षेत्र में त्वरित परिवहन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगर परिवहन को हम त्वरित परिवहन में बदल रहे हैं तो परिवहन की जो लागत है वो एक तरह से घटी है। तो इस लागत की कमी के कारण प्रमुख रूप से जो उद्योग हैं उनमें दो तरह के व्यवहार प्रमुख रूप से देखे जा रहे हैं और इसे वस्त्र उद्योग में काफी बड़े पैमाने पर भविष्य के लिए माना जा रहा है। पहला रीशोरिंग और दूसरा नियर शोरिंग। जब हम रीशोरिंग की बात करते हैं तो मान लीजिए यूएसए की कोई कंपनी है जो अपने वस्त्रों का उत्पादन भारत में करती है। अब उसके द्वारा अपना जो उत्पादन है वो भारत में किया जाता है लागत कम होने के कारण, और इसको वापस अमेरिका के बाजार में बेचा जाता है। लेकिन त्वरित परिवहन के उपयोग करने के कारण लागत में एक जो कमी आई है, इसके कारण अमेरिका की ये कंपनी अपना जो उत्पादन है वो एक तरह से अमेरिका में ही करेगी और वहीं पर उत्पादन को बेचेगी। तो रीशोरिंग की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ सकती हैं। इसी के साथ साथ नियर शोरिंग की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। जैसे अगर हम यूएसए वाला उदाहरण ही लें, यूएसए ने भारत में अपना उत्पादन केंद्र खोला था, लेकिन त्वरित परिवहन के कारण जो लागत में कमी आई है परिवहन में, उसका लाभ लेने के लिए यूएसए के द्वारा जो अपना उत्पादन है वो अपने पड़ोसी देश मैक्सिको में एक तरह से प्रारंभ किया जा सकता है। तो यूएसए के द्वारा भारत से हटकर या चीन से हटकर या किसी अन्य देश से हटकर जो एशिया में है वहां से उत्पादन मैक्सिको में किया जा सकता है जो उसका पड़ोसी है। त्वरित परिवहन की जो बढ़ती स्थितियां हैं उस कारण से जो कच्चा माल है वो एशियाई देशों से आसानी से प्राप्त करके तेजी से परिवहन के साधनों के माध्यम से अमेरिका अपने स्थान पर या अपने पड़ोसी देशों के स्थान पर ला सकता है और वहां उत्पादन करके अमेरिका के बाजार में बेच सकता है। इस तरह की स्थितियां अगर एशिया के क्षेत्र में बढ़ती हैं और नई तकनीक के विकास पर जोर दिया जाता है तो जो बड़े कारखाने हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वह वस्त्र उद्योग में अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगी। लेकिन जो मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। वस्त्र उद्योग में उत्पादों की जो विविधता है उसको निर्मित करने में भी प्रमुख रूप से तकनीकी विकास और स्वचालित जो स्थितियां हैं अगर वस्त्र उद्योग में बढ़ती हैं तो सहायक होंगी।
वैश्विक स्तर पर सतत विकास की स्थितियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो भी एक तरह से पश्चिमी देशों में वस्त्र एशिया या अन्य बाजार से खरीदते हैं, उनके द्वारा सतत उत्पादन को एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ों के बाजार में उत्पादन के लिए ऊर्जा, जल और अन्य प्रकार के जो संसाधन हैं, उनके उपयोग में पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख रूप से ध्यान रखा जा रहा है और हरित निर्माण की जो प्रथाएं हैं, उनको तेजी से प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे भविष्य में वस्त्र उद्योग का जो उत्पादन है वह हरित तकनीक पर आधारित हो, जो सतत विकास के साथ में जुड़ा रहे। विश्व में जितने भी जल प्रदूषण का अलग अलग स्रोत है, उनका 17 से 20% भाग कपड़ा और परिधान के एक तरह से अपशिष्ट से आता है। अगर हम कपास उत्पादन या रेशम उत्पादन की बात करें, तो वहां पर पूर्णतः जैविक प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य, पशु कल्याण और सामाजिक निष्पक्षता पर एक तरह से ध्यान दिया जा सके। इसी के साथ साथ प्रमुख रूप से जो भी ऊर्जा के साधन उपयोग किए जा रहे हैं, उनमें नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और साथ साथ चक्रीय उत्पादन, यानी जो एक तरह से साइक्लिक हमारा प्रोडक्शन होता है, जिसमें रिसाइकिल प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है, तो पुनर्चक्रण को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है वस्त्र उद्योग में, जिससे उत्पादन यहाँ पर सतत स्थिति में बना रहे। सरकारों के द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भी तकनीक एक तरह से आयात की जाए, उसमें कर में छूट दी जाए या सरकार उसमें कटौती करे। जो भी वित्तीय प्रोत्साहन है, यानी अगर आप कोई ऐसी तकनीक अपना रहे हैं जिसमें ज्यादा एक तरह से लागत है, तो उसके लिए आपको बैंकों से आसानी से वित्तीय सहायता कम ब्याज पर प्राप्त हो पाए। इसी के साथ साथ देशों में राजनीतिक स्थिरता, जो भी एक तरह से नीतियां होती हैं जैसे सतत विकास को लेकर, वह स्थायी रूप में बनी रहती हैं और साथ साथ जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, जिनके साथ वस्त्र उद्योग में आयात निर्यात की स्थितियां बनती हैं, उनके साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रखे जाएं। तो जो भी उत्पादन एक तरह से किया जा रहा है, अगर उसको बाजार आसानी से मिलता है, तो सतत विकास की स्थितियां बढ़ती हैं। वस्त्र उद्योग दक्षिण एशिया में अगर तेजी से आगे बढ़ा है, तो इसका बड़ा कारण यहाँ पर श्रम का काफी किफायती होना और यह लागत को काफी घटाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें, तो भारत जैसे देशों में जिस तरह से ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक को आगे बढ़ाया जा रहा है, वस्त्र उद्योग के लिए संभावना दक्षिण एशिया में अधिक है। भारत की क्षमता, इसके संसाधन, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और जो जनसांख्यिकी लाभांश है, जहां पर आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या भारत में किसी अन्य देश की तुलना में काफी अधिक है और नीतिगत जो ढांचा है, जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नए नए परिवर्तन कर रहा है, अगर ये स्थितियां बनी रहीं, तो श्रमिकों की स्थितियां भी सुधरेंगी और साथ साथ वस्त्र उद्योग में जो भी एक तरह से संभावनाएं हैं, वो भी तेजी से बढ़ेंगी। चीन भी वैश्विक स्तर पर वस्त्र उद्योग का एक बड़ा उत्पादक है, लेकिन जिस तरह से मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर उस पर आर्थिक रूप में कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं या अमेरिका के साथ उसका एक व्यापारिक युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, ऐसी स्थिति में चीन का जो बाजार है, उसको भारत और पाकिस्तान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में प्रमुख रूप से बांग्लादेश को लागत में काफी एक तरह से प्रतिस्पर्धी लाभ होता है। इसी कारण से विश्व में वो वस्त्र उद्योग में एक शीर्ष निर्यातक के रूप में उभरा है। बांग्लादेश के द्वारा पिछले 30 वर्ष में तकनीकी जो उन्नति की गई है, उसका लाभ वस्त्र उद्योग में उसको मिल रहा है। 2041 तक के लिए उसने प्रमुख रूप से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, उसमें प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से अलग अलग तकनीक है, उनका उपयोग वस्त्र उद्योग में बढ़ाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग के लिए जो मशीनरी है, उसकी खरीद को बढ़ावा दिया गया है। तो इस रूप में स्थितियां दक्षिण एशिया में अलग अलग देशों में वस्त्र उद्योग में तेजी से मजबूत हो रही हैं। भारत के द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति और साथ साथ सिले सिलाए कपड़ों की जो आपूर्ति है और साथ साथ अन्य प्रकार के वस्त्रों की आपूर्ति, पूरी बड़ी श्रृंखला का एक तरह से उत्पादन किया जाता है और आपूर्ति की जाती है। इस रूप में भारत में जो विविधता है वस्त्र उद्योग में, वो काफी अधिक है। इसी के साथ साथ भारत में लगभग 1.4 अरब डॉलर का जो निवेश है, वो प्रस्तावित है वस्त्र उद्योग क्षेत्र में। भारत सरकार की तरफ से टेक्सटाइल पार्क की जो स्थितियां हैं, उनको तेजी से मजबूत किया जा रहा है, जिससे वस्त्र उद्योग में उत्पादन की पूरी श्रृंखला को एक स्थान पर लाया जा सके। इससे वस्त्र उद्योग में रोजगार की स्थितियां बढ़ेंगी, साथ साथ व्यापारिक स्थितियों में भी मजबूती बढ़ेगी। भारत के वस्त्र उत्पादन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और नीति में स्थिरता लाने के दोहरे लक्ष्यों के साथ भारत ने जो परिधान निर्यात है, उसको कर छूट दे दी है 2024 तक, जिससे निर्यात की स्थितियां भारत में मजबूत बनी रहें। अंतिम रूप में भारत में श्रम कानून में सुधार, अतिरिक्त प्रोत्साहन, आयकर में छूट, मानव निर्मित फाइबर के लिए शुल्क में कटौती, यह कुछ प्रमुख कदम हैं जिसके माध्यम से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आज के हम अपने दूसरे आलेख को देखते हैं, टू फ्रीडम्स एंड द हिजाब इन आवर मिड्स। यहाँ पर हिजाब के संदर्भ में कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जो निर्णय आया है,
उसी के प्रकाश में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है कि इसके संबंध में जो भी अधिकार हैं, क्या एक तरह से स्थिति हो सकती है भविष्य में, उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो सुझाव हैं वो भी एक तरह से दिए गए हैं। यह आलेख पृष्ठ संख्या 7 पर और सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय समाज और विविधता के साथ में जुड़ा हुआ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा हिजाब पहनने के संदर्भ में अपना एक जो निर्णय दिया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा नहीं है। साथ साथ निर्णय में यह भी कहा गया है कि ना तो स्कूल में यूनिफॉर्म और ना ही कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी का जो आदेश था जिसमें स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, जहां यूनिफॉर्म थी, दोनों ही स्थितियां संविधान के अनुच्छेद 25 के उल्लंघन को एक तरह से नहीं दर्शाती हैं। इस रूप में हिजाब पहनने की जो स्थितियां उनको एक तरह से अनिवार्य प्रथा यहाँ पर नहीं माना गया। हिजाब मुद्दे पर अगर हम देखें तो बहस प्रमुख रूप से 2 अवधारणाओं के रूप में सामने आती है। पहली यह है कि मुस्लिम महिलाएं स्वतंत्र रूप से हिजाब पहनना पसंद करती हैं या ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो इसे मानने के लिए सामाजिक रूप से विवश हैं। दूसरा प्रश्न राज्य की तुलना में व्यक्ति या समुदाय की स्वतंत्रता का है। इन दोनों प्रश्नों के आधार पर प्रमुख रूप से हिजाब की जो अवधारणा है उसके संदर्भ में चर्चा की जाएगी। अगर हम अपने लिए आज़ादी की बात करते हैं तो हम निजी क्षेत्र में एक तरह से इसका प्रयोग करते हैं, और जब भी हम किसी सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां पर हम एक निजी व्यक्ति ना होकर एक नागरिक के रूप में हैं, और ऐसी स्थिति में जब हम नागरिक की तरह व्यवहार करते हैं तो हम वैसा नहीं कर सकते जैसा हम चाहते हैं। निजी व्यक्तियों को और नागरिकों को जो एक तरह से स्वतंत्रताएं हैं उसके आधार पर राज्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उदार और अनुदार। उदार राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्षेत्र अधिकतम होता है, राज्य न्यूनतम है। इसके विपरीत अगर हम अनुदार राज्य की बात करें, निजी क्षेत्र को न्यूनतम एक तरह से रखा जाता है स्वतंत्रता पर। नागरिकों को अपनी अधिकांश स्वतंत्रता राज्य के लिए छोड़नी होती है और उनके पास कुछ अधिकारी होते हैं। अगर हम किसी देश में धर्मनिरपेक्ष स्थिति की बात करें तो धर्म एक निजी क्षेत्र का विषय है और इसके 2 एक तरह से रूप हो सकते हैं। पहला कि मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हूँ और यह स्वतंत्रता मैंने राज्य के लिए नहीं छोड़ी है। राज्य मेरे धर्म के अभ्यास में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और दूसरा, राज्य स्वयं किसी धर्म को नहीं मानता है। तो धर्मनिरपेक्ष रूप में एक तरह से आप देखें तो ये 2 स्थितियां बनती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो अगर हम नमाज की बात करें तो इस्लाम में ये एक प्रथा के रूप में स्वीकार है और एक दिन में 5 बार नमाज अदा करने की स्थिति बनती है। और अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर होता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म या कोई अन्य स्थान की बात करें, तो वहां पर भी नमाज अदा करने की एक आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, हवाई अड्डे और ट्रेन स्टेशनों में नमाज के लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये स्थिति मान लें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सार्वजनिक स्थानों को धर्म से मुक्त माना जाता है। इसी आधार पर अगर हम हिजाब की स्थिति को देखें तो अगर एक मुस्लिम छात्रा को स्कूल में हिजाब हटाने के लिए कहा जाता है तो क्या यह स्कूल की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बरकरार रखता है या उसके हिजाब पहनने के धार्मिक अधिकार को समाप्त करता है? तो ये दोनों स्थितियां हैं जिस पर प्रमुख रूप से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम इस्लाम से अलग अन्य धर्मों की बात करें, जैसे सिखों में अगर हम देखें पगड़ी पहनने की एक अनुमति है, या हिंदू लड़कियों को अगर हम देखें बिंदिया चूड़ी पहनने की अनुमति है, तो ये प्रतिबंधित रूप में सामने नहीं आते हैं, जबकि यहाँ पर हिजाब पर एक तरह से प्रतिबंध की स्थितियां दिखती हैं। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में सार्वजनिक स्थल पर हिजाब प्रतिबंधित नहीं है। जैसा कि फ्रांस जैसे कुछ देश जो अपने आप को उदार लोकतंत्र कहते हैं, वहां पर सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब पहनना प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो मामला है जिसको लेकर स्थितियां एक तरह से काफी स्पष्ट हैं कि यह यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ एक तरह से विवाद है, और उसी के साथ अगर इसको जोड़कर रखा जाएगा तो इसके हल निकालने की स्थितियां एक तरह से बन सकती हैं। जब भी कोई नागरिक एक सामाजिक अनुबंध में जाता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, तो वह इस प्रक्रिया में कुछ स्वतंत्रताओं को छोड़ता है, और कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी संस्था में जैसे स्कूल या क्लब के साथ अनुबंध करता है तो वहां पर भी कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं जो उसको एक तरह से छोड़ना होता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें, स्कूल में छात्रों के लिए उपस्थिति नीति हो सकती है और उन्हें कम से कम 80% कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता होती है, और ये स्थिति एक तरह से बच्चे को माननी पड़ेगी जब भी वह स्कूल में प्रवेश लेता है। तो स्कूल की जो शर्तें हैं वो बच्चे पर अपने आप आरोपित हो जाती हैं जब वह उसमें प्रवेश लेता है। किसी भी स्कूल में यूनिफॉर्म या वर्दी जो भी उपयोग की जाती है उसको लेकर भी यही स्थितियां बनती हैं। यानी अगर आप स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वहां पर यूनिफॉर्म को लेकर जो भी एक तरह से नियम है आप उसके अधीन स्वतः आते हैं। यहाँ पर एक दूसरा विवाद ये भी उठता है
कि कौन सी ऐसी धार्मिक प्रथाएं हैं अलग अलग धर्मों में जिनको हम आवश्यक धार्मिक अभ्यास कह सकते हैं। जैसे हमने बात करी कि सिख धर्म में पगड़ी की, या लड़कियों को हिंदू धर्म में बिंदी या चूड़ी पहनने की जो अनुमति है, तो यहाँ पर हिजाब को लेकर अनुमति क्यों नहीं है। तो आवश्यक धार्मिक विश्वास क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हम पगड़ी पहनने की बात करें तो सिखों में ये एक अनिवार्य प्रथा है। सिख धर्म में सिर के बाल या केस को एक तरह से रखने की जो स्थिति है वो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में एक तरह से गिनी जाती है। हम ध्यान रखें कि सिख धर्म में या हिंदू धर्म में दोनों में सुधार करने के लिए अलग अलग प्रयास हुए। जैसे अगर हम सिख धर्म में बात करें, खालसा आंदोलन या सिंह सभा की बात करें, इनके द्वारा प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से धार्मिक ग्रंथ हैं उनके आधार पर प्रथाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। जैसे सिंह सभा ने सिख धर्म में प्रमुख रूप से जो आदि ग्रंथ है उसके आधार पर जो प्रथाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सिख धर्म में प्रयास किया, और इससे अलग जो प्रथाएं थी उनको एक तरह से माना गया कि वो धर्म के खिलाफ है, उनको समाप्त किया जाए। इसी तरह से अगर हम हिंदू धर्म में बात करें तो आर्य समाज के द्वारा वेदों की तरफ जाने की बात की गई, यानी हिंदू धर्म में वेदों में जो एक तरह से कहा गया है उसके आधार पर जो भी एक तरह से प्रथाएं हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो प्रथाएं हैं धर्मों में उनको बढ़ाने के लिए, चाहे हम सिख धर्म की बात करें चाहे हिंदू धर्म की बात करें, प्रयास किए गए हैं। लेकिन हम ध्यान रखें, हम चाहे हिंदू धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें या बौद्ध धर्म की बात करें, यहाँ पर जो आवश्यक धार्मिक प्रथाएं हैं प्रमुख रूप से वह किसी तरह के धार्मिक ग्रंथ या वहां पर प्रमुख रूप से जो प्रथाएं लिखी गई हैं उसी के आधार से जुड़े हुए ऐसा नहीं है। उनको जोड़ने का प्रयास जरूर किया गया, जैसा हमने सिंह सभा की बात करी और साथ साथ आर्य समाज जो आंदोलन था उसकी बात करी। इसके विपरीत जिनको हम इब्राहिम धर्म कहते हैं, जैसे इस्लाम की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, यहूदी धर्म की बात करें, वह प्रमुख रूप से धर्म ग्रंथ या धार्मिक पाठों पर प्रमुख रूप से आधारित थे। तो ये एक तरह से एक अंतर की स्थिति है और उस अंतर के आधार पर प्रमुख रूप से हमें सुधार की प्रक्रियाएं करनी चाहिए। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म दोनों की अगर हम बात करें तो भारत में जो भी स्थितियां हैं उसके अनुसार इन्होंने एक तरह से अपने आप में बड़े परिवर्तन किए हैं और यहाँ की स्थितियों में अपने आप को समाहित किया है। जैसे अगर हम दो उदाहरण देखें तो मदर मैरी बेंगलुरु के चर्चों में साड़ी पहने हुए एक तरह से दर्शाई जाती है। इसी के साथ साथ निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहां पर दिवाली मनाई जाती है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो धार्मिक समरसता की स्थितियों को दिखाती हैं और इसी आधार पर अगर हम आगे काम करेंगे तो हिजाब जैसी जो स्थितियां हैं उनमें विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। और जो भी एक तरह से धर्म है, वो चाहे हिंदू धर्म की बात करें, हम इस्लाम की बात करें या सिख धर्म की बात करें या ईसाई धर्म की बात करें, जो भी धार्मिक प्रथाएं हैं भारतीय संदर्भ में उन पर पुनर्विचार करने की एक आवश्यकताएं अवश्य हैं। और भविष्य में जैसे जैसे हमारा तकनीकी या अन्य रूप में विकास बढ़ेगा, इनके संदर्भ में पुनर्विचार करने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको व्यापक स्तर पर करना पड़ेगा। धार्मिक रूप में कोई भी सुधार अगर भविष्य में होता है तो इसमें धर्म में जो शामिल लोग हैं उनके माध्यम से एक तरह से प्रयास अगर होंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होंगे। और इस तरह से प्रयास होनी चाहिए कि किसी भी धर्म की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे। आज के तीसरे आलेख को हम देखते हैं, हार्म इन द नेम ऑफ गुड। यह आलेख प्रमुख रूप से वृक्षारोपण को लेकर जो स्थितियां सकारात्मक हमेशा बताई जाती हैं उसमें क्या कमियां हैं उसको प्रमुख रूप से दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 मार्च को वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रमुख रूप से घोषित किया जाता है और इस दिन प्रमुख रूप से अलग अलग देशों के द्वारा हरित आवरण को बढ़ाने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए वृक्षारोपण अभियान जैसी जो गतिविधियां हैं उनको आयोजित किया जाता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में भी सरकार की तरफ से 21 मार्च को वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें अरबों रुपए खर्च करके प्रयास किए जाते हैं। इसके परिणाम अगर हम देखें तो सकारात्मक के साथ साथ कुछ नकारात्मक भी हैं जिन पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के जो कायाकल्प है उसके लिए एक वनीकरण परियोजना बनाई है। इस परियोजना में सरकार के द्वारा 19,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से घोषणा ये की गई है कि इस परियोजना के माध्यम से नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 7,417.36 वर्ग किलोमीटर का जो भाग है उसको वन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। 19,000 करोड़ के कोष के साथ में अगर भारत सरकार किसी योजना को आगे बढ़ा रही है तो क्या इससे वास्तव में वनावरण बढ़ेगा और क्या वन रोपण की जो स्थितियां हैं उससे वनों का निर्माण होता है, उनको प्रमुख रूप से हमें देखने की आवश्यकता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा वन एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी
वनों का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, कीड़ों, उभयचरों, कवक, सूक्ष्म जीवों, पानी, मिट्टी, पर्यावरणीय परिस्थितियां और अन्य प्रकार के बहुत सारे कारक हैं, उनकी परस्पर क्रिया के माध्यम से जनित होते हैं। वनों को केवल कहीं पर पेड़ लगाकर उत्पन्न किया जा सकता है ऐसा नहीं है। अन्य जो कारक हैं वो जब मिलकर काम करते हैं तब वनों का प्रमुख रूप से निर्माण होता है। वन से संबंधित जो हमारा जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है उसके जो अलग अलग भाग हैं या अलग अलग जो खिलाड़ी इसमें एक तरह से काम करते हैं, जैसे हमने पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, कीड़ों की बात करी, ये एक तरह से पुनर्निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और अगर ये हिस्सा नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में जो हमने पेड़ लगाए हैं वृक्षारोपण में वे आकर्षक होंगे, प्राकृतिक रूप में होंगे, लेकिन जटिल पारिस्थितिकी तंत्र के बजाय हरे भरे आवरण को एक तरह से दर्शाएंगे। यानी हम वन का जो जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है वह एक तरह से स्थापित नहीं कर पाएंगे। जब हम वृक्षारोपण करते हैं तो प्रमुख रूप से यह कहा जाता है कि पेड़ लगाने से कार्बन एक तरह से स्टोर किया जा सकता है और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। यह तथ्य सत्य भी है, क्योंकि कोई भी पेड़ हो, कोई आक्रामक प्रजाति हो, देसी हो या गैर देसी प्रजातियां हो, कार्बन का भंडारण सभी के द्वारा किया जाता है, लेकिन अन्य प्रकार के लाभ जो पारिस्थितिकी तंत्र में हो सकते हैं वो नहीं होते हैं। इस आधार पर जो भी वृक्ष एक तरह से लगाए जाते हैं अलग अलग प्रजातियों के, उनसे वृक्षारोपण के माध्यम से हमें उतना व्यापक लाभ नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। यानी वन जैसा जटिल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बनता है तो केवल कार्बन को एक तरह से स्टोर करने की जो स्थितियां है वो कुछ हद तक ही लाभ देती हैं। इसी के साथ साथ अगर वृक्षारोपण के लिए आप गलत क्षेत्र का चयन करते हैं तो प्राकृतिक रूप से जो आवास किसी भी प्रजाति का हो सकता है वो बदल जाएगा, और इस आधार पर किसी जगह पर आवास के रूप में जो विशेषज्ञ प्रजातियां होती हैं वो विलुप्त हो सकती हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर इस जगह पर कोई प्रजाति रहती है और आपने वनारोपण इस जगह कर दिया है, वनों का विस्तार यहाँ पर किया है, तो यहाँ रहने वाली प्रजाति यहाँ पर जा पाएगी इसकी संभावना कम है, और यहाँ रहने वाली प्रजाति वो विलुप्त हो सकती है। इसीलिए वृक्षारोपण के माध्यम से हम वनों का विस्तार नहीं करते हैं, केवल हरित विस्तार एक तरह से कर रहे हैं, और जो हमारे स्थानीय पर्यावरण है और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हम कम लचीला बना रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्थितियों के अनुसार जो भी वनों का विस्तार होना चाहिए वो नहीं होता है। इसका एक उदाहरण हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वृक्षारोपण के माध्यम से जो प्राकृतिक घास के मैदान है उनको जंगली क्षेत्रों में बदलने का प्रयास किया गया, और इस कारण से अगर हम देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे भारत में कभी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया गया था, जो अब केवल 200 से कम संख्या में बचे हुए हैं और लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि प्राकृतिक घास के मैदान में रहने वाले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उन क्षेत्रों में जंगल के क्षेत्रों का विस्तार किया गया। तो प्राकृतिक आवास का अगर आप बदलाव करेंगे तो जो वहां की प्रजातियां हैं उनके विलुप्त होने की स्थितियां बनती हैं। इसी तरह का एक उदाहरण मध्य कर्नाटक में अगर हम रानी बेन्नूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, जिसे इस प्रजाति के संरक्षण के लिए नामित किया गया, एक अवैज्ञानिक सोच का उदाहरण है। यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो प्रमुख रूप से प्राकृतिक आवास है, जो घास का मैदान था, उसको आपने जंगली क्षेत्र में बदल दिया, और मध्य कर्नाटक में एक अन्य जो वन्यजीव अभयारण्य है वहां पर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ले जाकर बसाना चाहते हैं। तो ये अवैज्ञानिक स्थितियां दिखाती हैं, इसको प्रमुख रूप से रोकने की आवश्यकता है। एक तीसरा उदाहरण अगर हम देखें तो कर्नाटक में जयमंगली संरक्षण रिजर्व में यहाँ पर प्रमुख रूप से घास के मैदान हुआ करते थे और भेड़िए यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते थे, लेकिन इस क्षेत्र में बबूल, अंजन, नीलगिरी और इमली के पेड़ लगाए गए, और अगर हम इस क्षेत्र में आप देखें तो तेंदुए प्रमुख रूप से विस्तारित हो चुके हैं। तो भेड़िए की जगह पर तेंदुओं का जो विस्तार है वो यहाँ पर कर दिया गया। कारण हमने गलत रूप में वृक्षारोपण की जो स्थितियां हैं वो जयमंगली संरक्षण रिजर्व में बढ़ाई। इसी के साथ साथ अगर हम अन्य प्राकृतिक आवास की बात करें, जैसे वुडलैंड सवाना, यानी सवाना मैदान से मिलती जुलती घास और साथ साथ वहां पर वृक्षों की जो स्थिति है, उसकी जगह पर हमने केवल वृक्षारोपण करके वृक्षों को आगे बढ़ाया। लैटराइट मिट्टी में जो घास के मैदान है वहां पर हमने वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया। स्क्रबलैंड यानी छोटी घास के जो भाग हैं उनको प्रमुख रूप से हमने वृक्षारोपण के माध्यम से जंगल के क्षेत्र में बदलना चाहा। आर्द्र भूमि के क्षेत्रों में भी जंगल का विस्तार किया, और चट्टानी जो बहिर्वाह हैं, यानी जहां पर चट्टानी स्थितियां हैं और घास के मैदान या छोटे पेड़ हैं, वहां पर भी हमने बड़े पैमाने पर जो जंगल है उसका विस्तार करने का प्रयास किया। इन क्षेत्रों में जैव विविधता तेजी से एक तरह से आगे बढ़ती थी, लेकिन वृक्षारोपण के कारण पारिस्थितिक रूप से हमने जो परिवर्तन किया, यहाँ पर विविधता एक तरह से समाप्त हो गई, और इस कारण से इन क्षेत्रों में जो जैव विविधता है उसको बड़ी हानि हुई।
तो जो भी हम वृक्षारोपण करते हैं, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस पारिस्थितिकी तंत्र में कर रहे हैं वहां पर वृक्षारोपण करने की, वन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है। ऐसा ना हो कि वह एक तरह से घास के मैदान का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में अगर हम विपरीत रूप में वृक्षारोपण के माध्यम से वनों को बढ़ावा देंगे तो यह जैव विविधता को हानि पहुंचाता है। वृक्षारोपण के जो अभियान है उसमें प्रमुख रूप से यह कहा जाता है कि देसी प्रजातियों को एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये एक तरह से कह सकते हैं गलत रूप में जो भी योजना है उसको एक तरह से बताने का तरीका है। भारत की देसी प्रजातियों के रूप में जिन वृक्षों का ज्यादा एक तरह से रोपण किया गया है वृक्षारोपण कार्यक्रम में, उसमें नीम, पीपल, बरगद और अंजन के पेड़ शामिल हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रजातियां भारत के कई हिस्सों में गैर देसी प्रजातियां हैं, और आपने उन क्षेत्रों में अगर इन पेड़ों को लगाया तो आप पारिस्थितिकी संतुलन को असंतुलन में बदलते हैं। वृक्षारोपण के माध्यम से एक ही प्रकार की देसी प्रजातियां अगर सभी क्षेत्रों में लगाई जाएंगी तो अन्य प्रकार की जो देसी प्रजातियां वहां की हैं वह एक तरह से विलुप्त हो जाएंगी। अगर हम वृक्षारोपण के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कोई भी देसी पेड़ की प्रजाति अगर हम शहरी परिवेश में लगाते हैं तो वहां पर एक तरह से मदद करेगा, लेकिन जो सामान्य हमारे प्राकृतिक क्षेत्र है वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थानीय रूप से कौन सी प्रजाति वहां के लिए उपयुक्त है, तभी हम देसी प्रजाति का एक तरह से वहां पर रोपण करें, न कि बाहरी देसी प्रजाति का रोपण अन्य क्षेत्रों में किया जाए जहां पर वो स्थानीय रूप में पाई नहीं जाती हैं। वृक्षारोपण की स्थितियां एक तरह से गलत नहीं है, लेकिन इसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी वृक्षारोपण किया जा रहा है उससे स्थानीय जैव विविधता को एक तरह से लाभ हो। अगर हम वनों को भारत में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें पहले देसी वनस्पतियों और जैव विविधता को व्यवस्थित रूप में समझना होगा, और इन वनों के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको समझना होगा, तभी हम वनों को एक तरह से स्थापित कर सकते हैं जो नष्ट हुए हैं। अगर हम स्थानीय रूप से पाई जाने वाली स्वदेशी प्रजातियों की एक श्रृंखला को लगाते हैं तो जैव विविधता वापस होगी। और ध्यान रखें, जब हम दुनिया में वृक्षारोपण की बात करते हैं तो इसका महत्वपूर्ण नियम यह है कि सही जगह पर और सही पेड़ लगाना और सही कारण के लिए। अगर आप ये स्थितियां सही रूप में बना पाते हैं तभी वृक्षारोपण से सही रूप में लाभ होगा। यानी पेड़ की एक ऐसी प्रजाति जो पानी का एक तरह से बहुत कम अवशोषण करती है उसको हम एक तरह से शुष्क क्षेत्र में लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रजाति पानी का बड़े पैमाने पर अवशोषण करती है उसको अगर हम ऐसे इलाकों में लगाएंगे जहां पानी की कमी है तो यह एक तरह से जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ वृक्षारोपण या वनों के क्षेत्र को बहाल करने या नए रूप में पुनः स्थापित करने की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी निगरानी और जांच करनी चाहिए। यानी वृक्षारोपण से जो परिणाम हम चाहते हैं वो प्राप्त हुए या नहीं हुए। एक अन्य उपाय प्रमुख रूप से वनों के संरक्षण के लिए जो उपयोगी माना जाता है वह वनों को अपने आप वापस आने की प्रक्रिया देना, जिसको सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन कहा जाता है। यह सस्ता भी है और अधिक प्रभावी तरीका है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि प्राकृतिक पुनर्जनन वृक्षारोपण अन्य वृक्षारोपण की तुलना में 40 गुना अधिक कार्बन का अवशोषण करते हैं और ये जैव विविधता को काफी मजबूत करते हैं। वृक्षारोपण को लेकर स्थितियां तो हम जरूर आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वनों की कटाई को रोकना और मौजूदा जो वन है उनको संरक्षित करना, ये हमारी प्राथमिकता हमेशा रहनी चाहिए। आज के हम अपने अंतिम आलेख को देखते हैं, डोंट गो डाउन द नाटोपाथ चाइना मिनिस्टर। यहाँ पर चीन के मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया है कि जो भी प्रमुख रूप से क्वेड के माध्यम से या हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के जो प्रयास हो रहे हैं उसके माध्यम से नाटो जैसी स्थितियां यहां पर न बने, जैसा एक तरह से यूरोप में स्थितियां बनी है और जिसके कारण रूस यूक्रेन का एक संकट वहां पर बना है। चीन की तरफ से यह माना जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा जैसे जैसे इंडो पैसिफिक रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्वेड को विस्तारित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इससे जैसे यूरोप में नाटो की स्थिति है कि वह अपने आप को पूर्व की तरफ विस्तारित कर रहा है, वैसा ही प्रयास अमेरिका के द्वारा एक तरह से किया जा रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान रखें तो ऐसी कोई स्थितियां यहां पर नहीं है, क्योंकि जो भी एक सहयोग किया जा रहा है इसके माध्यम से प्रमुख रूप से दक्षिणी चीन सागर और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो भी एक तरह से अलग अलग देशों की स्वतंत्रता है, वो चाहे व्यापार को लेकर हो या एक तरह से जो उनकी संप्रभुता है उसकी रक्षा करने के लिए एक तरह से ये प्रयास है। चीन के द्वारा दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में विभिन्न द्वीपों पर अपना नियंत्रण एक तरह से स्थापित करने का प्रयास किया गया है। या अगर हम हिंद महासागर में देखें तो भारत का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए चीन की तरफ से हमेशा प्रयास हुए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो सितवे, हम्बनटोटा, ग्वादर बंदरगाह पर चीन की तरफ से एक तरह से नियंत्रण करके स्थितियां उनकी मजबूत की गई हैं।
जिससे कि भारत को एक तरह से हिंद महासागर में दबाव में लाया जा सके। तो इन स्थितियों का प्रत्युत्तर के रूप में अगर हम देखें तो क्वेड जैसे समूह एक तरह से बने हैं। चीन की अपनी गतिविधियां हैं जो प्रमुख रूप से क्वेड या अन्य रूप में जो अमेरिका का एक तरह से विस्तार प्रशांत महासागर में हो रहा है, हिंद महासागर में हो रहा है, उसके लिए उत्तरदायी है और इसे नाटो जैसी स्थिति नहीं कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए और यूके के द्वारा खुफिया एक तरह से जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए 5 आइज का एक सिद्धांत आगे बढ़ाया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम ऑकस की बात करें, जहां ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस सहयोग कर रहे हैं और इस आधार पर ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां एक तरह से प्राप्त होंगी। ये जो सहयोग प्रमुख रूप से किए गए हैं, इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक तरह से चीन का जो प्रभाव गलत रूप में बढ़ रहा है उसको रोकने का प्रयास है। इसके माध्यम से चीन की जो सुरक्षा है उसको कोई खतरा नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चीन का ये जो बयान नाटो के साथ एक यहाँ पर एक समानता दिखा रहा है वह स्पष्ट रूप में गलत है। क्वेड के चारों देशों ने टीकों की आपूर्ति को लेकर या अन्य प्रकार की व्यापार में जो आपूर्ति की समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए जो प्रयास है उसमें एक तरह से सहयोग को बढ़ावा दिया है। इस आधार पर नाटो जैसी कोई स्थिति क्वेड के माध्यम से बन रही है एशिया में, ऐसा नहीं है और सदस्य देशों ने इसको पूर्णतः खारिज किया है। नाटो एक तरह की सुरक्षा संधि है जिसमें सदस्य देश जुड़े हुए हैं और एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। क्वेड के साथ में इस तरह की संधि की कोई स्थिति नहीं है, इसीलिए नाटो और क्वेड की तुलना करना लगभग बेमानी है। नाटो में संधि के साथ साथ उनकी एक संरचना सचिवालय है, लेकिन क्वेड में ना तो संधि है, ना कोई संरचना ऐसी है, ना कोई सचिवालय है। क्वेड के द्वारा कोई सुरक्षा एक तरह से स्थितियों पर काम नहीं किया जा रहा है। क्वेड के द्वारा प्रमुख रूप से जो बिखरी हुई एक तरह से सामरिक स्थिति है हिंद प्रशांत महासागर में, उसको मजबूत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से विविधता है उसको आगे विस्तारित किया जा रहा है, जिससे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो अलग अलग देश हैं वो स्वतंत्र रूप में व्यापारिक या अन्य प्रकार की गतिविधियां संचालित कर सकें और चीन का प्रभाव जो नकारात्मक रूप में है उसको रोका जा सके। क्वेड, ऑकस या 5 आइज के माध्यम से किसी भी तरह से चीन की सुरक्षा को खतरा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि एशिया प्रशांत के क्षेत्र में अन्य देशों की सुरक्षा को जो चीन से खतरा है उसको मजबूती एक तरह से दी जा रही है कि उनको सुरक्षित स्थितियां पहुंचाई जाएं। इसी कारण से चीन के द्वारा प्रमुख रूप से इसका विरोध किया जा रहा है। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, दक्षिण एशिया में वस्त्र उद्योग के विकास को समझाते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, विश्व में एशिया का प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग में स्थान और दक्षिण एशिया की बढ़ती भूमिका। यहाँ पर जो हमने आंकड़े आपको बताए थे उनको आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में एशिया की भूमिका विश्व वस्त्र उद्योग में, दक्षिण एशिया की बढ़ती भूमिका और सुधार के जो उपाय हैं अलग अलग देशों में क्या अपनाए जा रहे हैं, क्या हो सकते हैं, वो आप बता सकते हैं। निष्कर्ष में श्रम कानून में सुधार, अतिरिक्त प्रोत्साहन, आयकर में छूट, मानव निर्मित फाइबर के लिए शुल्क में कटौती आदि अन्य उल्लेखनीय कदम वस्त्र उद्योग को मजबूत कर सकते हैं। प्रमुख रूप से ये कदम भारत में उठाए जा रहे हैं, अन्य देशों में भी एक तरह से सलाह के रूप में हो सकते हैं। दूसरा अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। वन जटिल पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, कीड़ों, उभयचरों, कवक, सूक्ष्म जीवों, पानी, मिट्टी, पर्यावरणीय परिस्थितियों और अन्य कारकों के परस्पर क्रिया के कारण वर्षों से बने हैं। उपरोक्त कथन के प्रकाश में वृक्षारोपण कार्यक्रमों की उपयोगिता का विश्लेषण करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना, भूमिका, वन जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, अतः वृक्षारोपण कार्यक्रमों की उपयोगिता उनकी स्थानीय स्थितियों पर भी निर्भर करती है। मुख्य भाग, वृक्षारोपण कार्यक्रमों की आवश्यकता, वृक्षारोपण कार्यक्रमों द्वारा वनों को पुनर्जीवित करने में विफलता, किस प्रकार के सुधार वृक्षारोपण को सफल बना सकते हैं। निष्कर्ष, सही जगह पर सही पेड़ और सही कारण के लिए लगाने से वृक्षारोपण कार्यक्रम को उनके सही अर्थों में सफल किया जा सकता है। यह हमारा 21 मार्च 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।